तो आप सभी को अपनी कॉपी में बस हेडिंग करना है सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। मैं यहां से आज इस लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूं, मतलब पहला शब्द सांख्यिकी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। सांख्यिकी को समझाने के लिए बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि हम सभी जीवन में कहीं ना कहीं जहां पर एक बड़े रिकॉर्ड, बड़े कलेक्शन को डील करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, मतलब इनडायरेक्ट वे में भी हम सांख्यिकी को परफॉर्म करते हैं। हम अगर आप किसी स्कूल के अगर टीचर हैं, बहुत सारे लोग इसमें होंगे, बहुत सारे लोग किसी स्कूल के टीचर हैं, किसी कंपनी में काम भी करने वाले सदस्य बहुत सारी तैयारी करते हैं, या कहीं पर ऐसी जगह पर है जहां पर एक बल्क में भीड़ को या संख्या को मैनेज करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पर एक सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। मैं इस सांख्यिकी को बस इतना ही एक्सप्लेन करूंगा कि यह आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन का विज्ञान होता है। मतलब अगर आप एक डिफिनीशन एक लाइन में लिखना चाहें तो बस इतना ही लिखेंगे कि यह क्या है। ये देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं, आंकड़ों आंकड़ों के संग्रह, आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन, आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन का विज्ञान है। मैं बहुत डिटेल से आपको ये चीजें बताऊंगा, बस केवल और केवल आप अपनी पूरी तन्मयता यहां पर बना के रखिएगा तो आपको हर बात समझ में आएगी। मैंने कहा आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन का विज्ञान क्या है, सांख्यिकी है। तो मतलब एक तरह से अगर हमने शब्द पढ़ा, यह गणित का भाग नहीं होता है, विशेषता यह सांख्यिकी जो होती है वो साइंस का पार्ट होता है। हम लोग आमतौर पर इसको कहते हैं कि इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस, यह विज्ञान की शाखा है, ब्रांच ऑफ अ साइंस। इसका यूज देखिए कहां पे किया जाता है, एक लाइन मैंने ऐसे लिख दिया, इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस, जिसका जो प्रयोग है, उपयोग है, मतलब इसका यूज जहां जहां किया जाता है आप समझिएगा, यूज टू जो शब्द मैं लिखने जा रहा हूं, प्लीज आप लोग इस पर फोकस करते हुए समझिएगा कहां कहां पे इसका उपयोग हम लोग विशेषता करते हैं और कैसे करते हैं, मैं आपको सब समझाता हूं। पहले इस पूरे पन्ने पे, इस लाइन पर, यहां पर जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। यूज टू, पहला पॉइंट देखिएगा, कलेक्टिंग। कलेक्टिंग कलेक्टिंग का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। क्लासिफाइंग, अभी हम सब की मीनिंग एक एक करके बताएंगे। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब वर्गीकृत या वर्गीकरण, वर्गीकरण। मैंने क्या बताया? यूज टू, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, वर्गीकरण। रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग मतलब प्रदर्शन, प्रदर्शन। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मतलब विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। और फाइनली इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेटिंग मतलब होता है निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना। ये देखिए बहुत बड़ी बातें यहां पे लिखी गई है। मैंने बताया कि यह आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन का विज्ञान है। यह एक साइंस की ब्रांच है, मतलब विज्ञान की शाखा है, जिसका उपयोग कलेक्शन, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, हिंदी अर्थ समझते जाइएगा, संग्रह, वर्गीकरण, प्रदर्शन, विश्लेषण करना और फाइनली निष्कर्ष तक पहुंचना। किसी एक वैल्यूज के बारे में, किसी एक तथ्य के बारे में। जैसे मान लीजिए हमें किसी एक समूह के लिए किसी भी प्रकार की प्लानिंग करनी है, समूह के लिए अगर हम किसी भी प्रकार की प्लानिंग करना चाहते हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, हम उसके बारे में कोई तथ्य लिखना चाहते हैं, फैक्ट बताना चाहते हैं, तो हमें उस समूह को समझना पड़ता है। एक जो शहर का डीएम होता है, पर्टिकुलर अगर किसी किसी प्रकार का निर्णय लेना है, किसी एरिया से रिलेटेड कोई एक ऐसा सर्टिफाइड काम कराना है जिससे संबंधित अगर उसे कोई निर्णय लेना है, तो सबसे पहले उस रिस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में वह डेटा को कलेक्ट करता है। मतलब वो कलेक्शन के अलग अलग सोर्सेस होते हैं, कहीं कहीं वह खुद जाता है, अच्छे डीएम, अच्छे जो ऑफिसर्स होते हैं खुद जाते हैं, सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, सूत्रों से पता करते हैं, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, टेलीविजन से कलेक्ट करते हैं, इंटरनेट से पता करते हैं, कहीं अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है क्लासिफाई, डेटा जो आता है
वो डेटा कई ऐसा नहीं होता है कि हर डेटा जो मिलता है वो आपके यूज का ही हो। हर डेटा मतलब जो डेटा मिलता है वो बल्क में होता है, मतलब उसमें कुछ आपके यूज का भी होता है, कुछ यूज का नहीं होता है। तो जो प्रेजेंटेशन भाई उस डीएम के पास अगर वो डेटा कहीं रिसोर्सेज से आ रहा है, तो जो प्रोवाइड करने वाली टीम होती है वो सबसे पहले उस डेटा को वर्गीकृत करती है, मतलब जो आवश्यक होती चीजें वही उनके सामने प्रेजेंट करती है। प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे टेबल में प्रेजेंट करती है, ग्राफ बना के प्रेजेंट करती है, जिसका उपयोग आप डीआई में देखते हैं, जहां पे टेबुलर इंफॉर्मेशन, बार ग्राफ, डाइग्राफ, पाई चार्ट का उपयोग करके आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, लेते हैं। वो ज्यादा उपयोगी होता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी बन पाती है जब आप उस माध्यम से डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब डेटा उनके सामने प्रेजेंटेड हो गया, मतलब प्रदर्शित हो गया। अब प्रदर्शन के बाद होगा क्या, रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, फिर एनालाइजिंग, उनकी एक टीम होती है जो विश्लेषण करती है, समझती है और बताती है कि हाँ इस तरह से इसमें ये इनके एडवांटेज आ सकते हैं, मतलब ये अच्छाइयां हो सकती है, बुराइयां हो सकती हैं, और अंततः जाकर वह एक पर्टिकुलर निष्कर्ष अर्थात निर्णय पर पहुंचते हैं। ये मेनली स्टैटिस्टिक्स का ही काम था, सांख्यिकी का ही काम था। जैसे मैं आपसे ऐसे कह दूं, एक जनरल छोटा सा एग्जांपल आप लेके चलिएगा तो आपको बातें समझ में आएगी। मैं एकदम तथ्यात्मक चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूं, आप खूब डिटेल से समझिएगा तभी क्लियर समझ में आएगा। हाई स्कूल इंटर जब आपने क्वालिफाई किया, मान लीजिए आप 12 का अच्छा पास किए, तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में मान लीजिए एडमिशन लेना है। आप देखिएगा यहीं से चीजें रिलेट करती चली जाएंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप कैसे एडमिशन प्राप्त करेंगे? भाई आपके बल पे थोड़ी एडमिशन मिलेगा, या हो सकता है आप चलिए एंट्रेंस क्वालिफाई किए लेकिन फाइनेंशियली और इमोशनली हर तरह से जो रिलेशंस होते हैं वो आपके फैमिली से होते हैं। निर्णय अंततः फैमिली को लेना है कि वो अफोर्ड कर पाएगी, वो पहुंचा पाएगी वहां पर कि नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन आपके अंदर क्रियोसिटी है, आप जाना चाहते हैं वहां तक। तो आपने क्या किया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका संग्रह किया, मतलब उसको खूब सारे जितने भी इंफॉर्मेशन थे उसको आपने कलेक्ट किया। कलेक्शन के तरीके अलग अलग थे। आप अपने दोस्त से पता किए, आप न्यूज़पेपर्स में देखे, ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, टेलीविजन पे न्यूज़ देखे, आप जो है इंटरनेट पे आपने सर्च किया, या कहीं कहीं जो आसपास की चीजें थी या किसी के माध्यम से आप वहां पे पहुंचे। आपने उस पर्टिकुलर चीज से, मतलब आपने कॉलेजेस से संबंधित या इंजीनियरिंग से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी उसको आपने गैदर किया, क्योंकि आपको फाइनली कन्विंस अपने फादर मदर को, अपने पेरेंट्स को करना है। तो आपने कैसे किया, डेटा कलेक्ट किया। अब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स चीजों को समझेंगे कैसे, आप उनके सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपने क्या किया कि पहले डेटा में से जो फालतू की चीजें थी उसको हटा दिया, सॉर्ट आउट कर दिया, फिल्टर कर दिया। जो इंफॉर्मेटिव चीजें थी, जो अच्छी चीजें थी, जो एक्चुअली उनको समझ में आती, उसको वर्गीकृत रूप में ले जाकर अपने पेरेंट्स के सामने आपने प्रदर्शित किया, प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन के लिए आपने बढ़िया पन्ने पे डायग्राफ बना लिया, फिगर बना लिया, चार्ट बना लिया, और बताया कि इस तरह से यहाँ जाने पे ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, यहाँ ये फैसिलिटीज है, यहाँ ये फीस में कमी है, ये सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने उनके सामने प्रदर्शित किया। अंततः निर्णय अब उनको लेना है तो उन्होंने सबसे पहले अपनी विश्लेषण टीम बनाई, अपने रिलेटिव्स, आपके जो फुआ, चाचा, फूफा, ताऊ, सबसे चर्चा किया, कोई जानकार आपके आसपास पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उससे पूछा, सबसे एक विश्लेषण टीम बनाई। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, एक दो दिन का समय दो, बताते हैं। तो समय लिया विश्लेषण करने का, विश्लेषण किया फाइनली, और अंत में जाके अब उन्होंने अपनी पूरी क्षमता देखी, अपनी सामर्थ्य देखी, अपनी रीच देखी, और इसके आधार पे आपको वहां तक उन्होंने एडमिशन दिलवाया। एक प्रकार से यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी वर्क कर रही है। यह जानकारी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली हमारे साथ रिलेटेड होती है। आप किसी क्लास, मैंने जैसे पहले ही लाइन में लिखा है कि आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन का विज्ञान है। आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन का विज्ञान है। एक स्कूल है जो आते हैं, पहले होता था स्कूलों में, किसके लिए आते थे पता है? टेस्ट करने आते थे स्कूलों के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसडीआई बोलते थे। आप भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, क्लास जो अलग अलग क्लास के ऑफिसर्स होते हैं, वो स्कूलों में आते हैं सर्वे करने के लिए, पता करने के लिए कि स्कूल का रिकॉर्ड कैसा है। तो स्कूल में मान लीजिए पर्टिकुलर पहुंचे और उन्होंने एक टेस्ट करा लिया पूरे क्लास का। टेस्ट में उन्होंने क्या किया कि एवरेज अंक निकलवाया। एवरेज अंक उन्होंने देखा कि अगर मान लो 50 का पूर्णांक था, मान लो 100 बच्चे थे, 100 ने टेस्ट दिया, 10 मिनट में सारा टेस्ट हो गया, तुरंत रिजल्ट आ गया। उन्होंने देखा कि अगर 50 का पूर्णांक था, 30 के ऊपर अंक अगर मिले हैं बच्चों को, एवरेज मतलब जो औसत में आप पढ़ते हैं, तो कहेंगे नहीं यार क्लास तो अच्छी है। अगर मान लो 10-12 की रेंज में, 15 की रेंज में, 20 के रेंज में अगर बच्चे औसत में अंक प्राप्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि यार ये खराब क्लास है, एक अच्छी क्लास नहीं। मतलब निष्कर्ष पर जाने के लिए
डेटा को रीड करा जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे आपने एक तरह से देख लिया कि आंकड़ों को ये संग्रह का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, इसका मतलब आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है। इस आंकड़ों के कलेक्शन पर ही मेनली हम लोग को यहाँ पर समझना है चीजों को, और इसी से निष्कर्ष लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब आप जैसे देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ा शब्द उपयोग बार बार में आ रहा है, जैसे मैंने आपसे डिफिनीशन के साथ साथ और इन सब जगहों पर एक शब्द का खूब जिक्र किया, जिसको हमने बार बार क्या बोला है, आंकड़ा। आंकड़े को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। देखिए आंकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। ये आंकड़े हैं आपके, आंकड़े या आंकड़ा बेसिकली हमने कहा। डेटा एक प्रकार का रिकॉर्ड है, ध्यान से देखिएगा। डेटा एक प्रकार का रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड को कोई गेन करता है या कहीं से स्टोर करता है, कहीं से कलेक्ट करता है। आप ध्यान से देखते जाइए। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या किया है कि डेटा बनाया है, मतलब उन्होंने रन बनाए हैं, तो जाहिर सी बात उन्होंने कि आंकड़े क्रिएट किए। अब सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि वह कैसे खिलाड़ी हैं, तो आप कहोगे, मान लो अगर ऐसे दो व्यक्तियों से पूछा जाए एक सर्वे के माध्यम से, जो एक व्यक्ति उनके उस मैच में बैठा हो जिसमें सचिन तेंदुलकर 200 रन बनाए हो, तो उनकी नजर में तो सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन एक उस मैच में बैठा हो जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 0 रन बनाए, 0 पे आउट हुए हैं। अब दोनों के बीच एक डिबेट बनेगा, और कहेगा बहुत खराब है, वो कहेगा बहुत अच्छे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके पूरे आंकड़े को रीड करते हैं कि उन्होंने प्रति मैचेस, अलग अलग मैचेस में कितने रन बनाए और कितने मैचेस खेले, तो उनका औसत रन निकाला गया। बॉलर्स की इकोनॉमी, बॉलिंग इकोनॉमी निकाली जाती है, और बैट्समैन का एवरेज रन निकाला जाता है। पता चला कि 50-55 रन प्रति मैच बनाए हैं, जबकि 50-55 दशमलव कुछ उनका एवरेज है। दशमलव कहाँ किसका एवरेज होता है, आप खुद ही सोचो कि दशमलव में कोई रन थोड़ी बनाता है। इसका मतलब है कि 50-55 रन प्रति मैच बनाए हैं। तो सारे आंकड़ों को पूरा डिटेल किया गया और एक सीमित संख्या बनाकर, एक सेलेक्टेड नंबर बना के उनके प्रदर्शन को प्रेजेंट किया गया। मतलब स्टैटिस्टिक्स का इतना बड़ा बिहेवियर है, इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि वो पूरे आंकड़े को रिलेट करके एक संख्या के रूप में प्रदर्शित कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि उद्देश्य स्टैटिस्टिक्स का यही है, उद्देश्य यही है कि हम किसी भी विभाग के, किसी भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के हम आंकड़ों को गैदर करें, इकट्ठा करें, और उसको लेकर के किसी निष्कर्ष तक जाएं। आप समझ रहे होंगे ना, मैंने कहा ना, उसको समझना, उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, अध्ययन करके उस पर किसी एक निष्कर्ष तक जाना, ये सांख्यिकी का काम है। लेकिन मेनली जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो आंकड़ों पर ही होता है। जब तक आंकड़े नहीं तब तक कुछ नहीं है। आंकड़ों को आप देखोगे, समझोगे, तभी आप क्लियर कर पाओगे। इसलिए मुझे जो जरूरत लगी कि हम सबसे पहले आपके सामने आंकड़ों का ही प्रदर्शन करें, मतलब आंकड़ों को प्रेजेंट करें। कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा होगा, डेटा जानते होंगे, कहते हैं कि इट्स रॉ मटेरियल। ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि इनिशियली गैदर की जाती है, मतलब शुरुआत में इकट्ठा की जाती है किसी से रिलेटेड। आप किसी क्लास के अंक निर्धारित नोट कर लीजिए, सभी बच्चों की आयु नोट कर लीजिए, भार नोट कर लीजिए, किसी कंपनी के सभी एम्प्लॉइज की सैलरी नोट कर लीजिए, पता कर लीजिए कितने लोग ग्रेजुएटेड हैं, कितने लोग नहीं हैं। किसी हॉस्पिटल में गए तो पल्स रेट पता कर लिया। तो इस तरह से हमने आंकड़ों को इकट्ठा किया। अब इन्हीं के ऊपर सांख्यिकी परफॉर्म करनी है, तो इनको तो समझना आवश्यक ही हो गया ना, कि हम तो इनको जाने कि एक्चुअली है क्या। तो इनको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मेनली अगर मैं आंकड़ों को कहूं तो आंकड़े क्या है, एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है जो कि किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। मैं इनको और डिटेल से करूं तो हमें जो समझ में आता है वो आंकड़े को मैं दो प्रकार से क्लासिफाई करता हूं, दो प्रकार से वर्गीकृत करता हूं। एक मैं कहता हूं कि आंकड़े जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, जिसको कहते हैं कि एक गुणवत्तापूर्ण, मतलब गुणवत्ता पर आधारित होते हैं, गुणवत्ता पर आधारित है। और एक है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है संख्या, गणना पर आधारित, गणना पर आधारित है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए पहले एक शब्द मेंशन कर देता हूं कि हमारी सांख्यिकी में, अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों को समझते थोड़ा सा। एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो गुणवत्ता पर बेस्ड होता है, मतलब गुणवत्ता से लिया जाता है। जैसे कहते हैं कि एक समूह है यार, एक ऐसा समूह बनाओ, जैसे मान लो ऑफिस के बहुत सारे इंप्लॉइज बैठे हैं, जितने ईमानदार इंप्लॉई हैं उनको इकट्ठा कर लो, जितने बेईमान हैं उनको इकट्ठा कर लो, जितने काले लोग हैं उनको इकट्ठा कर लो, जितने गोरे लोग इकट्ठा कर लो, जितने अच्छे नेचर के हैं उनको इकट्ठा कर लो, जितने बुरे नेचर के हैं उनको इकट्ठा कर लो। एक गुणवत्तापूर्ण इंफॉर्मेशन से है, आंकड़े हैं।
जिसको लेना ही मूर्खता है। मतलब ये आंकड़े बिल्कुल नहीं लिए जाते। मतलब गुणवत्तापूर्ण आंकड़े कभी भी आपके स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का पार्ट नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। आप ही सोचो कि अगर आप किसी समूह में जाओगे, कहोगे कि हम आपके एक सर्वेयर, आपका जो ऑफिसर है, उसने कहा कि जाओ यार, जो जितने लाइन में लोग खड़े हैं या उस चौराहे पे खड़े हो ना, और कह देना जितने ईमानदार लोग इधर आ जाओ। या लड़ाई कराना है क्या हमको? वहां पे लड़ाई हो जाएगी भाई। कौन कहेगा हम बेईमान है? कोई ऐसा रेंज है क्या कि ऐसा मीटर है, थर्मामीटर लगा दिया तो पता चला ईमानदार है बेईमान है? तो गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों पर सांख्यिकी नहीं परफॉर्म होती है। सांख्यिकी हमेशा क्वांटिटेटिव अर्थात गणना पर आधारित ही आंकड़ों पर परफॉर्म की जाती है। जैसे एज लिया हमने, एज मतलब आयु कर दिया हमने, वेट लिया, भार कर दिया, भार लिया हमने, अंक लिए, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स लिए, अंक लिए हमने, सैलरी ले ली, मतलब आय ले लिया किसी की, इनकम जिसको कहते हैं। इस तरह की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जहां पे नंबर रिलेटेड होता है, वही जो है, जैसे किसी क्रिकेटर का स्कोर ले लिया, बॉलिंग का एवरेज ले लिया, किसी प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन जो संख्यात्मक हो, जो गणना पर बेस्ड हो, वहीं पर सांख्यिकी लगाई जाती है, वहीं सांख्यिकी परफॉर्म की जाती है। ये हमको दिमाग में रखना है। तो पहली बात मैंने आपको बता दिया कि सांख्यिकी का जो उपयोग है मेनली क्वांटिटेटिव डेटा अर्थात गणना पर आधारित डेटा के ऊपर अप्लाइड होता है, कभी भी क्वांटिटी गुणवत्ता पे आधारित डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। एक चीज और समझ लीजिएगा, इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज है। जो सांख्यिकी हम लोग यहाँ पर डेटा के ऊपर बेस करते हैं, इसकी अपनी कोई ना कोई एडवांटेज है और कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स मतलब आप समझिएगा, मतलब एक तरह से कुछ अच्छाइयां हैं जिसको आप अच्छाइयां मेनली कह सकते हैं, और कुछ बुराइयां हैं इसकी, मतलब कुछ इसकी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अच्छाइयां क्या है कि यह एक हमेशा किसी एक बड़े रिकॉर्ड को डील करती है, मतलब किसी बड़े रिकॉर्ड के लिए एकल मान प्रोवाइड करती है, या हमें एक ऐसा एकल मान देती है जिससे हम पूरे आंकड़े को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि औसत भार, औसत अंक, मैंने कहा ना क्लास है, अब क्लास को पहचानना है तो प्रत्येक बच्चे को ना पढ़िए आप, उसके बारे में ना जानिए, आप औसत अंक ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा प्रति बच्चे ने कितने स्कोर किए, कितना अंक बनाया। एक क्रिकेट टीम का अगर इंफॉर्मेशन देखना है तो हमने पूरी रैंकिंग बना ली। एक क्रिकेटर का, जैसे मैंने कहा, अगर मुझे सचिन तेंदुलकर के बारे में बताना है तो हम उनके 400 मैच देखने की आवश्यकता नहीं है, हम उनका औसत अंक ले लें तो पता चल जाएगा कि कैसे खिलाड़ी थे, अच्छे थे कि बुरे थे। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है? तो हमने कहा कि एक कंप्लीट आंकड़े के लिए एक ऐसा एकल मान होता है जिससे हम उस आंकड़ों को, उस मतलब उस इंफॉर्मेशन को समझ पाते हैं, वहां पे कोई निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आ पाती है। तो सांख्यिकी का उपयोग अगर देखा तो हमने एक बड़ा उपयोग आपको यहाँ पे नजर आया। इसकी बुराइयां भी होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होती है। यह कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकती है। आप सांख्यिकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करती, ध्यान से देखिएगा। यह एग्जैक्ट आंसर नहीं देती है, यह अप्रोक्सीमेटेड आंसर देती है। जैसे आपको मैं कह दूं कि घड़ी चल रही है और घड़ी देख करके आप सही समय बता दीजिए, कोई नहीं बता सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, आप भी नहीं बता पाओगे। स्केल ले लीजिए और करेक्ट मेजरमेंट कर दीजिए, पॉसिबल ही नहीं कि आप करेक्ट मेजरमेंट कर पाए, संभव ही नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सांख्यिकी मेनली जो होती है वह अप्रोक्सीमेटेड पर बेस्ड होती है। जैसे हमने ऐसे कहा, ये देखो इतने सारे लोग बैठे हैं यार, लगभग 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, यह अप्रोक्सीमेशन है, बस उसी को थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया जाता है। कौन, अब जैसे हमने कहा कि सचिन तेंदुलकर का औसत 55 दशमलव कुछ है, कहां किस मैच में बनाए थे भाई? कभी नहीं बनाए थे। प्रॉब्लम इनकी एक और देखो, जैसे हमने कहा कि एक, अब हम ड्रॉबैक्स को ही लेकर अगर एक इंफॉर्मेशन दे तो आप ऐसे समझिएगा, यह मेनली मैंने कहा कि एडवांटेज में एकल मान अर्थात एक औसत मान देता है। क्या देता है? औसत मान। औसत क्या होती है आपको पता है? औसत हमेशा अगर आपने पढ़ा होगा तो योग बटा संख्या होता है। मैं बार बार यही तो चर्चा कर रहा हूं कि जितने रन बनाए हैं और जितने मैच खेले हैं, जितने रन बनाए सभी जोड़ दीजिए, जितने मैच खेले उससे डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि उनका औसत अंक क्या है, औसत रन क्या है। अगर हमें किसी क्लास का औसत निकालना है तो हम जितने बच्चों ने अंक अचीव किए हैं, अर्जित किए हैं, उसको जोड़कर बच्चों की संख्या से भाग दे दीजिए तो औसत अंक पता चल जाएगा। यही तो होता है ना, योग बटा संख्या। इस औसत का मैंने कहा उपयोग अगर सोचो तो औसत की अपनी एक ड्रॉबैक भी है, कमी भी है। जैसे ऐसे सोचिए, कभी मान लो कि एक टीम का चयन करना है, एक खिलाड़ियों की टीम का चयन करना है। आप देखिए ध्यान से, एक सिलेक्शन कमेटी है, उसने कहा कि जाओ वहां पे लीग का एक मैच हो रहा है, वहां से 2 खिलाड़ी को सेलेक्ट करके लाना, मतलब 2 को ऐसे लाना, लाना नहीं, उनका हमें औसत रन बनाओ, क्योंकि हमें पर्टिकुलर रन नहीं चाहिए, मतलब खिलाड़ी का रन नहीं चाहिए, हमें
अलग अलग रन नहीं चाहिए, हमें दोनों का औसत रन चाहिए। दो प्लेयर थे, एक 1 था, एक 2 था। ए प्लेयर 1 था मान लो, एक प्लेयर 2 था, जिसका नाम मान लो सचिन रहा होगा, इसका नाम रोहित रहा होगा, कुछ इस प्रकार से नाम रहे होंगे। दोनों ने मैच खेले और वहां पे सिलेक्शन कमेटी के लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। इसने बनाए 100 रन, इसने बनाए 10 रन। अब इसको एक मशीनरी टास्क है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं अनुभव करना है कि अच्छा खेल रहा है बुरा खेल रहा है। कहा गया कि भैया दोनों की परफॉर्मेंस देख के आइएगा। औसत इसने किया तो पता चला कि 110/2 होगा, भाई जोड़कर देखिए तो औसत हो गया 55। ये जाके रिपोर्ट क्या देगा कि 55 रन प्रति प्लेयर, मतलब 55 रन प्रति प्लेयर यहाँ पे बना रहे हैं। अब सोचो जिसने 100 बनाया इसका इफर्ट बेकार हो गया, ये तो बड़ा खुश हो गया। ऐसे होता है कभी कभी हम लोग, एक ड्रॉबैक है, कभी कभी ऐसा होता है कोई टेस्ट होता है, 20 का टेस्ट होता है, एक बच्चा पाया 10 नंबर, एक 12 नंबर, एक 18 नंबर, एक 20 नंबर भी पाया है, एक 8 भी पाया है। एवरेज पता चला कि 12-13 आ रहा है, ऐसे कुछ हो सकता है, मैं अप्रोक्सीमेटेड बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। अब सोचो 13 किसी का स्कोर नहीं है, लेकिन एक खुश रहेगा क्योंकि इसको 13 प्रदर्शित किया जा रहा है, इसको भी 13 के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इसको भी ये भी खुश रहेगा। बताओ ये कैसे खुश रहेगा? इसको कहा अभी कहा जाएगा कि प्रति बच्चे ने 13 रन अर्जित किए, 13 अंक अर्जित किए, ये बेचारा 18 बनाया है, 20 पाया है, इन लोगों को भी 13 से प्रदर्शित किया जा रहा है। एक प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, मैंने कहा कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है और कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन क्रिएट करता है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा उपयोग है, क्योंकि बड़े आंकड़े को रिप्रेजेंट करना, डील करना एक सिंगल वैल्यू के माध्यम से, एक अकेली संख्या के माध्यम से, इसलिए यह बड़ा उपयोगी हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेन हमको फोकस जो करना है वो किस पर करना है, आंकड़ों पर करना है। आंकड़ों के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। आंकड़ों को लेकर मैं कुछ और चीजें आपको प्रदर्शित कराने जा रहा हूं। जैसे मैंने अभी तक जो पढ़ा है थोड़ा उस पर फोकस करिए, एक बार समरी बनाइए। हमने कहा हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी। इसके अंतर्गत मैंने कहा कि जो इसका मेन काम है वह किसी एक आंकड़े का अध्ययन करना है, किसी एक आंकड़े का एक प्रकार से मैंने क्या बताया, संग्रह करना है, आंकड़े का संग्रह करना है और अध्ययन करना। संग्रह और अध्ययन का विज्ञान है, संग्रह और अध्ययन का ही कॉन्सेप्ट है एक तरह से। और मैं जो अभी बोल रहा हूं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा साइंस का पार्ट है जिसके माध्यम से यह हमेशा एक एकल मान प्रोवाइड करता है। एकल मान जिसको हम बेसिकली कहते हैं केंद्रीय मान। क्या कहते हैं? केंद्रीय मान कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। सेंट्रल वैल्यू कहते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द होल इंफॉर्मेशन या होल ऑब्जर्वेशन। होल ऑब्जर्वेशन मतलब संपूर्ण ऑब्जर्वेशन को प्रदर्शित करता है। यह संपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। एक ऐसी व्यवस्था होती है, प्रदर्शित करता है। मैंने कहा कि सांख्यिकी का उपयोग करके एक ऐसा एकल अर्थात केंद्रीय मतलब सेंट्रल वैल्यू निकाली जाती है जो कि संपूर्ण आंकड़े को प्रदर्शित करती है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। इस एकल वैल्यू अर्थात सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं। उन तरीकों में आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है मीन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में मीन कहते हैं, हिंदी में माध्य कहते हैं। एक लिखा होगा मीडियन, मीडियन को हम लोग अंग्रेजी में मीडियन कह रहे हैं, हिंदी में माध्यिका कह रहे हैं। और एक है मोड, मोड का मतलब बहुलक, इसको हम बहुलक कह रहे हैं। ये 3 प्रकार के हमारे पास केंद्रीय वैल्यू को ज्ञात करने के तरीके होते हैं। मीन है, मीडियन है, मोड है। क्लियर है? जो कि एक एकल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, केंद्रीय मान प्रोवाइड करेंगे उस पूरे आंकड़े के बारे में। जो आंकड़े किसी समूह की आयु हो सकती है, भार हो सकता है, अंक हो सकता है, खिलाड़ी का स्कोर हो सकता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का एक डेटा आपका हो सकता है। तो मतलब इसका उपयोग बहुत बड़ा है और इसने कई चीजों को सॉर्ट कर दिया, समझदारी हमारे अंदर ला दी, चीजों को समझने की, परखने की हमारे अंदर क्षमता हो गई। ये सब कुछ सही है, लेकिन जिसके ऊपर इस सांख्यिकी को परफॉर्म करना है, जो कि डेटा है, जो कि क्या है? डेटा है। हमें कैसे मिलता है, हमें किस रूप में मिलता है, हमें इसके नेचर, इसके बिहेवियर को जानने की आवश्यकता है। मेन काम मैं बार बार यही बता रहा हूं, हम घुमा फिरा के आपको डेटा तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है किसी किसी को चीजें बड़ी क्रिएटिव लग रही हो, समझ में चीजें आ रही हो, किसी किसी को हो सकता है कंफ्यूजिंग भी लग रही हो,
मैं समझता हूँ इस बात को, मैं अगर ऑब्जर्वर हूं, मैं समझने वाला हूं, तो मैं समझता हूं कि अगर हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन शुरू से प्रॉपरली रिलेट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डर, कंफ्यूजन आएगा। लेकिन मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं, जिसने प्रत्येक शब्द को सुना होगा वह अच्छा अनुभव कर रहा होगा, उसे फील हो रहा होगा, उसे सांख्यिकी थोड़ी देर के बाद रियलाइज हो जाएगी, उसके जहन में चला जाएगा। ये मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, और इस बात को अभी आप कमेंट के माध्यम से मैं सूचित भी करेंगे, मैं इस बात को जानता हूं। ठीक है, तो मैं बार बार अपना अटेंशन यहां ला रहा हूं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो रूप में मिलते हैं। बट हम सांख्यिकी के अंतर्गत डेटा को क्वांटिटेटिव रूप, डेटा के क्वांटिटेटिव नेचर को ही लेते हैं, मतलब जो गणना पर बेस्ड डेटा होते हैं उनको लेते हैं। लेकिन इनके कलेक्शन का नेचर जो गणना पर भी है, तो उनका जो नेचर है वो क्या है? एक्चुअली उनका नेचर तीन रूपों में हमको मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं। इनका जो नेचर, मतलब इनका जो संग्रह है, ये जो आंकड़े हैं, ये आपको बेसिकली तीन रूप में आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो रूप होगा वो होगा इंडिविजुअल। ध्यान से आज मेरी क्लास को, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इंडिविजुअल मतलब एकल, मतलब सिंगल रूप से डेटा मिल रहे हैं, सिंगल रूप से। मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ऐसे कहा जाए तो अलग भी होता है या असतत भी बोलते हैं। असतत मतलब जो सतत नहीं है, जैसे डिसकंटिन्यूअस जिसको बेसिकली कहा जाता है, असतत हिंदी में कहा जाता है। और तीसरा आपको मिलेगा कंटिन्यूअस। क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब एक तरह से सतत हो गया, बेसिकली ये सतत है। ठीक है, मतलब जो डेटा, आप ऐसे अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं कि डेटा एक्चुअली आपको इन्हीं तीन रूपों में मिलने वाले हैं। इंडिविजुअली मिलेंगे, एकल रूप में, डिस्क्रीट मिलेंगे, अलग रूप में। अभी वो भी मैं समझा दूंगा। अभी यहाँ पे हो सकता है टेक्निकल भाषा ना समझ में आए, प्रैक्टिकल भाषा आपको आ जाएगी, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। लेकिन लिखना आवश्यक है। अगर आप नोट्स बनाते हैं और आप पढ़ते हैं तो ये लिखना आवश्यक है। मैं इसके बारे में बता रहा हूं। डेटा जिनके ऊपर सांख्यिकी लगानी है वो तीन रूपों में, उनकी संख्यात्मक वैल्यूज हमें मिलेंगी। एकल, इंडिविजुअल, स्वयं के बारे में बताना, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग करके इंफॉर्मेशन देना, और मैंने एक शब्द बताया कंटिन्यूअस, जिसको अच्छा डिस्क्रीट को असतत भी बोलते हैं, अलग अलग भी बोलते हैं, एंड फाइनली कंटिन्यूअस जिसको आप सतत बोलते हैं। ये हमारे पास तीन रूप में डेटा मिल रहे हैं। इन तीनों को अगर हमें समझना है तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप एक कलेक्शन को ऑब्जर्व करिए और उसके बिहाफ पर मैं डेटा को रिप्रेजेंट आपके सामने करता हूं। ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे आपसे कहा कि हमें डेटा इंडिविजुअली मिला, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से दे रहा हूं चीजों को, तो ध्यान से अगर चीजें समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि किसी क्लास में कोई एक टेस्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा। टेस्ट हुआ और बच्चे बड़े कम हैं और पूर्णांक भी बहुत कम है। बच्चे मान लो 5 हैं और पूर्णांक भी 5 है। ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि मार्क्स मतलब अंक मिले, कक्षा के, देखिए हिंदी में मैं लिख रहा हूं, कक्षा के 5 बच्चों, 5 छात्रों लिख देता हूं, 5 छात्रों के द्वारा अर्जित अंक, 5 छात्रों के द्वारा अर्जित अंक। और ये जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट आउट ऑफ 5 ही हुआ है, आउट ऑफ 5 ही हुआ है। कक्षा एक थी जिसमें 5 बच्चों ने टेस्ट दिया था और आउट ऑफ 5 मतलब 5 में ही टेस्ट हुआ था। 5 नंबर का, जैसे 5 प्रश्न दे देते हैं, 5 नंबर का टेस्ट हो गया। हमने इन इंफॉर्मेशन को, जैसे मान लीजिए मुझे इसको, जब बच्चे टेस्ट देने के बाद रिजल्ट की भी अपेक्षा करते हैं, तो रिजल्ट उनके सामने डिस्प्ले करना है। तो मैंने देखा कि जो बच्चे थे वो क्या थे, एक का नाम ए था, दूसरे का बी था, सी था, डी था और ई था। इस तरह से पांचों बच्चे थे। ए स्टूडेंट हो गए, एक छात्र हो गए जिन्होंने टेस्ट दिया है। और इनके अंक देखिए, मार्क्स इनके अंक जो मिले, किसी को देखिए, अब आप 5 नंबर का अगर कोई टेस्ट होगा तो किसी को 0 भी मिल सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी मिल सकता है। तो मान लो इनको 1 नंबर मिला, इनको 3 मिला, इनको 2 मिला, इनको 4 मिला, इनको 3 मिला। इस तरह से एक टेस्ट हुआ था। टेस्ट में अलग अलग बच्चों ने टेस्ट दिया और अलग अलग यहाँ पे उनके मार्क्स बने। मार्क्स अलग अलग भी बने, रिपीटेड भी बने, होता ही होता है भाई। अगर यही ज्यादा नंबर का होता तो रिपीटेड भी होता, और कम में होता तो और रिपीटेड होता, तो ये तो होना ही होना था। अब बाहर, स्कूल के बाहर
क्लास के बाहर एक टेस्ट दरवाजे पे, क्लास डोर पे लगा दिया गया। स्कूल में बच्चे दाखिल हुए, उन्होंने अपना नाम देखा, सामने अपने अंक देखे। इसे कहते हैं इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली चीजों को रिप्रेजेंट किया गया। इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया गया मतलब नाम के आगे टेस्ट का अंक दिखा दिया गया। अब कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम अपना नाम देख रहे हैं, सामने अपना अंक देख रहे हैं, हमको कितने नंबर मिले हैं, ये सब कुछ आपके सामने विजिबल है, प्रॉपर दिख रहा है। फिर एक एग्जांपल आया, चलिए ये तो हो गया, अब इसी को हम इंडिविजुअल डेटा कहेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, यही आपका इंडिविजुअल डेटा है, ये इंडिविजुअल डेटा है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैंने कहा कि इंडिविजुअल डेटा है जहां पे इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया गया, मतलब प्रत्येक बच्चे का अंक उसके नाम के सामने प्रदर्शित कर दिया गया, ये इंडिविजुअल हो गया। मैं यहीं पे आपको डिस्क्रीट वाला बताता हूं। अब डिस्क्रीट का देखिएगा। अब यहीं पे क्या हुआ कि मान लीजिए टेस्ट 5 का ही था, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ गई, 50 हो गई। अब मैंने कहा कक्षा के, एक दूसरे एग्जाम्पल में दे रहा हूं यहां पे, कक्षा के 50 छात्रों 50 छात्रों के द्वारा अर्जित अंक। अब देखिए एक नया शब्द आया, कक्षा के 50 छात्रों के द्वारा अर्जित अंक। मान लीजिए 50 बच्चे थे किसी स्कूल में, उसी बगल वाली क्लास में, या उस दिन 5 ही आए थे, बाकी संख्या टोटली 50 है। अब बताओ कि 50 छात्र हैं, उनके अंकों को प्रदर्शित करना है, तो क्या इस मेथड से करना अच्छा होगा? आप खुद ही आंसर दीजिए। अब इंडिविजुअल का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे का नाम लिखिए और उसके सामने उसका अंक लिखिए। अरे मैंने ये भी बताना भूल गए, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 मतलब 5 में पूर्णांक भी 5 ही है, पूर्णांक भी 5 ही है, और 5 लोगों ने टेस्ट दिया है, सॉरी 50 लोगों ने टेस्ट दिया है, उनके अंकों को दिखाना है। क्या इंडिविजुअल दिखाना उचित है? नहीं है। इंडिविजुअल दिखाने का मतलब आप ऐसे ही 50 लाइन बनाएंगे, 50 लाइन, एक पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, और होगा क्या, अंक रिपीट होंगे। भाई 5 ही का पूर्णांक है तो 6 लोगों का अंक अलग अलग हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, 6 लोगों का, उसके बाद रिपीटिशन चालू हो जाएगा, होगा ना? सहमत होंगे आप लोग। इसी समय हम लोग डिस्क्रीट डेटा का उपयोग करते हैं, और डिस्क्रीट डेटा में हम यहां पर लिखेंगे मार्क्स, ध्यान से देखिएगा, और यहां पर मार्क्स मतलब अंक हो गया, और एक नया शब्द यहीं पे जनरेट होता है जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या जनरेट हुआ? नए शब्द बनकर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी हिंदी में कहते हैं बारंबारता। एक नया शब्द आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी आई, और क्या आया? बारंबार, फ्रीक्वेंसी और अंक, मतलब ऑब्जर्वेशन, मेनली इसको हम कहते हैं कि अंक जो है ऑब्जर्वेशन है और वह बारंबारता है। अब आप देखो हुआ क्या, अब ऐसे बताया जाएगा कि जो अंक है, अब आप बताइए अगर 5 नंबर का कोई टेस्ट हो रहा है तो अंक, अलग अलग प्रकार के अंक क्या क्या होंगे भाई? इसको तो असतत बोला ही गया था, तो या तो 0 मिलेगा किसी को, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, यही अंक मिलेंगे ना। बारंबारता देखिए, हमने पता किया कि 5 बच्चे ऐसे थे जिनको 0 नंबर मिला, 5 बच्चे उस स्कूल में ऐसे थे जिनको 0 नंबर मिला। 10 लड़के ऐसे भी थे जो कि 1 नंबर पाए हैं, 10 बच्चे 1 नंबर पाए हैं। 8 बच्चों ने 2 नंबर प्राप्त किए हैं, 8 बच्चों ने 2 नंबर प्राप्त किए हैं। 17 बच्चों ने 3 अंक प्राप्त किए हैं, 17 बच्चों ने 3 प्राप्त किए हैं। कुल मिला के हो गया देखिए 8 5 13 17 30, 8 5 13 30 10 40, और यहां पर हमने देखा 6 बच्चों ने 4 नंबर और 4 बच्चों ने 5 नंबर। अभी देखिए पूरा 50 बच्चों की इंफॉर्मेशन हो गई। यहां पर एक नया शब्द हमारे सामने क्या बनकर आ रहा है? बारंबारता। जिस बारंबारता के हिसाब से 50 बच्चों की इंफॉर्मेशन को भी उसी प्रकार से 5 ही लाइन में प्रेजेंट किया गया, क्योंकि आंकड़े ज्यादा हो गए थे। अब आंकड़े ज्यादा है तो स्पष्ट है कि हमें कुछ ऐसी तकनीक अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हम चीजों को प्रदर्शित कर पाए। हमने कहा कि 5 बच्चे थे जिनको 0 नंबर मिले हैं, 5 10 15, 15 8 23, 23 17 40, 40 से 46 4 50, 50 बच्चों की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी। आपने देखा, इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने ये भी अनुभव किया, अच्छा देखिए इंडिविजुअल था, यही डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है। तो डिस्क्रीट में आपने अनुभव किया कि यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया अंकों के माध्यम से। इसमें हमने देखा कि एक प्रकार से बारंबारता का उपयोग किया गया है, बारंबारता का उपयोग किया गया है, फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया गया है, और आंकड़ों को सीमित कर दिया गया है, असतत रूप से सीमित कर दिया गया है। तो मतलब ये जो यहां जो हमने एक
ट्रेडमार्क एक हमने जो है रोल लाइन तैयार की, वही का उपयोग यहाँ पे किया, लेकिन उसका जो दायरा था, उसकी जो चीजें थी वो बदल गई। ये आपने देखा। तो मतलब ये आपका इस प्रकार से आंकड़े मिलेंगे जो इंडिविजुअली होंगे, और आंकड़े आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बारंबारता के साथ होंगे, ऑब्जर्वेशन का बारंबारता। जैसे कहीं पे ऐसा रहेगा, इतने आयु वाले इतने लोग हैं, इतनी आयु वाले इतने लोग हैं, या इतने भार वाले इतने लोग हैं। इस प्रकार से अलग अलग दायरों में। अब जैसे मान लीजिए किसी को समझना है कि यार ये क्लास कैसी है, सोचो अगर कोई एक ऑब्जर्वर आया, कहा देखा कि भाई 5 नंबर का अगर टेस्ट है, तो जो 3 नंबर से ज्यादा पाए वो बच्चे ज्यादा नंबर, मतलब उनको कहा जाएगा कि स्कूल अच्छा है, क्लास अच्छा है। हमने देखा 17/6 23, 23/4 27, 27 बच्चे थे जो कि 3 नंबर से ज्यादा या 3 के बराबर पाए, मतलब क्लास अच्छी है। 50 में अगर 50% बच्चों से ज्यादा लोग जो है यहाँ से ज्यादा, मतलब 3 से अब मार्क्स अचीव कर रहे हैं, तो अच्छी क्लास मानी जाएगी, बुरी क्लास नहीं है, मतलब ठीक ठाक एवरेज क्लास है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने दिया। दूसरा प्रकार का डेटा हुआ जिसको हमने डिस्क्रीट डेटा कहा। और एक तीसरे प्रकार, अभी देखिए यही प्रॉब्लम बढ़ेगी। अभी कक्षा में 50 छात्र थे लेकिन पूर्णांक 5 का था। मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाती कि पूर्णांक भी बढ़ जाता, क्या 5 नंबर का टेस्ट थोड़ी होगा हमेशा, 50 का भी तो होगा, 100 का भी तो होगा, तो कैसे करेंगे। अब यही स्थिति आपके सामने बदल गई। जैसे हमने कहा, फिर से एक इंफॉर्मेशन हम आप दे रहे हैं आपको। कक्षा के हमने लिखा 100 छात्र, अभी छात्रों की संख्या हमने कर दी 100 छात्रों के द्वारा अर्जित अंक। और यहां पर जो पूर्णांक है हम लिख दे रहे हैं आउट ऑफ 50। ये देखिए 50 का पूर्णांक है। अब सोचो, अब अगर किसी भी आधार, मान लो अगर इंडिविजुअली करोगे तब तो किसी भी हालत में यहाँ पर सब 100 बच्चों को दिखाना होगा। चलिए हम मान लीजिए फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट का उपयोग करेंगे, तब भी हमारे पास आउट ऑफ 50 है, तो 50 नंबर मतलब 51 बार लाइन तो लिखनी पड़ेगी। इसी समय हम कंटिन्यूअस डेटा का उपयोग करते हैं। कंटिन्यूअस डेटा में हमें एक क्लास इंटरवल, इसको CI बेसिकली कहते हैं, या हिंदी पूरा लिख ही देते हैं हम लोग, यहाँ पर कहेंगे क्लास इंटरवल, जिसको अंग्रेजी में क्लास इंटरवल, हिंदी में वर्ग अंतराल कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी आपने देख ली है, जिसको आप हिंदी में क्या कह रहे हैं, बारंबारता। अब आप देखिए उसी आंकड़े को फिर उसी तरह से 5 लाइन में ही हम लोग लिखकर दिखा देंगे, और इसमें से कई नई शब्द, नई चीजें जनरेट होंगी, ये भी मैं आपको स्पष्ट करके दिखाता हूं। खूब ध्यान से सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर आउट ऑफ 50 है, तो हम एक वर्ग अंतराल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेट करेंगे, वो अपनी गैप देकर अपने हिसाब से चीजों को समझकर। जैसे अगर मान लो 50 का टेस्ट है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन बना कैसे है, और हम उसको बनाने का एक प्रोसेस आपको दिखाते हैं। 0 to 10, मान लीजिए हमने 10-10 का गैप लेके 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और फाइनली 40 to 50। अब आप देखिए यहाँ पर जो अंक मिला है 100 बच्चों को, ये देखिए हमने 0 से लेके 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से हमने क्लास इंटरवल जनरेट किया। बारंबारता उनको इस प्रकार से हमने दिखाया कि भैया 20 बच्चे, या हमने कहा 18 बच्चे ऐसे थे जिनको 0 से लेके 10 नंबर के बीच अंक प्राप्त हुआ है। 12 बच्चे ऐसे थे जिनको 10 से 20 के बीच अंक प्राप्त हुआ है। 30 बच्चे ऐसे थे जिनको 20 से 30 के बीच अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि 25 बच्चे ऐसे थे जिनको 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त हुआ है, और 15 बच्चे ऐसे थे जिनको 40 से 50 के बीच अंक प्राप्त हुए। अभी आप जोड़ दीजिए तो पूरे 100 बच्चों की इंफॉर्मेशन हो गई। 18 12 30 30 30 60 60 40 100, आपने देखा 100 बच्चों की इंफॉर्मेशन हो गई। ये सभी बारंबारताओं का जोड़ भी है। ठीक है। इन 100 बच्चों की इंफॉर्मेशन भी आपने 5 लाइन में प्रेजेंट की। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस, जिसको हिंदी में हमने सतत बोला था। कंटिन्यूअस, हिंदी में आपने क्या बोला? सतत। अब यहाँ पे कई चीजें जनरेट होती हैं। कई चीजों में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ क्लासेस के माध्यम से प्रेजेंट की गई, तो इनको हम लोग यहाँ पे जो ये सब है अलग अलग, ये सब अलग अलग वर्ग अंतराल है। हर वर्ग अंतराल की अपनी एक दायरा होता है। जैसे 0 to 10 मान लो लिखा है, इसके 2 लिमिट बनते हैं। एक को लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट कहेंगे, दूसरे को अपर लिमिट कहेंगे, अपर लिमिट कहते हैं।
आप समझ रहे हैं, उच्च दायरा है, निम्न दायरा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और चीज, जैसे हम कहते हैं बिड्थ, क्लास की, हर क्लास की बिड्थ होती है, क्लास की चौड़ाई है, क्लास का रेंज है, बेसिकली क्लास बिड्थ हम लोग अगर सोचें तो क्लास बिड्थ मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे आप सभी का देख लीजिए, 10 में से 0 घटा दें, 20 में से 10 घटा दे, 20 से 30 घटा दे, 30 से 40 घटा दे, 40 से 50 घटा दे, मैंने कहा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास बिड्थ होता है। क्लास की अपनी रेंज होती है, क्लास की क्या होती है, रेंज होती है, जिसको परास कहते हैं बेसिकली, मतलब संपूर्ण दायरा। इसका मतलब होता है सबसे निम्न वैल्यू और सबसे उच्च वैल्यू। जैसे हम लिख दे 50 माइनस 0, ये हो गई क्लास की परास, सबसे निम्न वैल्यू सबसे उच्च वैल्यू, जो दोनों का डिफरेंस होता है उसी को क्लास का रेंज कहते हैं। एक क्लास आज बाकी आप वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता आप देखिए, देख रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जो अभी तक बताया। यहां एक डाउट बनेगा, वो डाउट मैं स्पष्ट कर देता हूं, फिर हम बारंबारता को थोड़ा डिराइव कर देते हैं। इतना आज मैं की क्लास में करूंगा। कल हम लोग इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जिनके ऊपर हमें इन लोगों, भाई इनको हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इनका उपयोग करना है, तो हम उन पर चर्चा करेंगे कल। मतलब माध्यिका बहुलक पर हम आएंगे, पहुंचेंगे, लेकिन आज हम लोग यहीं पर डिटेल से चीजों को समझ लेते हैं, जो जो आवश्यक है, जो जो हमारे लिए उपयोगी है। एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो कंफ्यूजन आप सोचिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 0 से 10 नंबर पाने वाले 18 बच्चे हैं, ठीक है। अगले ने कहा कि 10 से 20 नंबर पाने वाले 12 बच्चे हैं। फिर देखो ये 10 जो है किसमें आया, इसमें आया, किसमें आया, ये डाउट है कि नहीं है। भाई 10 नंबर जिसको मिला वो कहां है, इस ग्रुप में कि इस ग्रुप में। तो इस प्रकार से जो ये तरीका है, जो ये रेंज है, ये जो क्लास वर्ग अंतराल है, जो क्लास इंटरवल है, इसको दो रूपों में बांट दिया जाता है। एक इनक्लूसिव बनता है, एक एक्सक्लूसिव बनता है। एक इनक्लूसिव होता है जो मिलाकर होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0 to 10, 10 to 20, आप ध्यान से देखिएगा, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मान लीजिए ऐसे लिखा है। ये अभी आंकड़े, जैसे मान लो मैंने 18 लिखा था, 12 लिखा था, कुछ भी ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं कि वही ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 15 ले, इस तरह तो मैंने बनाया था अभी ना, ठीक है। हमने कहा कि दो प्रकार से आंकड़े बनते हैं। एक जो है हमने कहा इंक्लूसिव बनते हैं, इंक्लूसिव, जिसको कहते हैं मिलाकर, मिलाकर, और एक होता है एक्सक्लूसिव, जिसको कहते हैं छोड़कर, छोड़कर। अब अगर जैसे हम बात इसकी करें तो जिसमें कंटिन्यूटी होती है, अभी आप सोचो तो यहां पे कंटिन्यूटी है, इसका जो अपर है इसके लोअर के बराबर है, तो एक कंटिन्यूटी हर जगह बनी हुई है। इसको कहते हैं बेसिकली एक्सक्लूसिव, मतलब ये छोड़कर होता है। छोड़कर मतलब ये हो गया कि जैसे 10 नंबर पाने वाला यहां काउंट किया जाएगा, 20 नंबर पाने वाला यहां, मतलब यहां पे 0 से 10 का मतलब ये होता है 10 के पहले तक, ये एक्सक्लूसिव होते हैं, छोड़कर होते हैं। अगर मान लो यह आंकड़ा ऐसे लिखा होता 0 to 9, ठीक है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, अगर इस तरह से लिखा होता तो इंक्लूसिव होता, मतलब इंक्लूड किया होता। मान लीजिए कोई आंकड़े कुछ इस प्रकार से लिखे होते 10, 15, 20, 35, इस प्रकार से लिखे होते, 40 ऐसे लिखे होते। इसका मतलब है कि 0 से 9 सभी लोग इसी में हैं, 10 से 20 सभी नंबर पाने वाले बच्चे यही हैं, 20 से 30 ये इंक्लूड किया होता है, ये इसका पार्ट है, ये ऐसे लिखा है, और ये जो अभी हमने बनाया था ये है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें एक्चुअली जो वर्क करना है वो इसी प्रकार के डेटा पे करना है, जो कंटिन्यूअस एक्चुअली है। कंटिन्यूटी जिसमें बनी है, इसमें कहां कंटिन्यूटी है। मान लो किसी को 10, 9 और 10 के 20 नंबर मिल रहा है, वो कहां जाएगा, उसके लिए तो कोई दायरा ही नहीं है। इसको हम लोग कभी भी, अगर मान लो हमें इस प्रकार का आंकड़ा मिलता है जो बेसिकली इंक्लूड किया होता है, सही सही पूछिए तो इंक्लूडेड किया होता है आंकड़ों को, वैल्यूज को, हमें इसको इसी रूप में लाना पड़ेगा, मतलब इसको भी कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। बनाया कैसे जाता है समझिए आप लोग। बनाने के लिए आप इसके लोअर और अपर का डिफरेंस देखिए, जैसे इसका अपर क्या है 9 है, लोअर इसका क्या है 10 है, 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, 1 को आधे मतलब 2 से भाग कर दीजिए, आधा कर दीजिए, मतलब इसके टॉप और बॉटम का डिफरेंस देखिए, दोनों को देखा, अंतर 1 आया, 1 का आधा करिए, आधा क्या होगा बताएं 0.5। अब इस 0.5 को लोअर से घटा दीजिए और अपर में जोड़ दीजिए, अभी आपको मिल जाएगा
जैसे लोअर से घटा देने का मतलब 0 से घटाएंगे तो 0 के पहले जाएगा तो -0.5 हो जाएगा, और 9 में जोड़ेंगे तो 9.5 हो जाएगा। यहां पे 10 में घटाएंगे तो 9.5 होगा, 19 में जोड़ेंगे तो 19.5 होगा, 20 में घटाएंगे तो 19.5 होगा, 29 में जोड़ेंगे तो 29.5 होगा। अब आप देखिए कंटिन्यूटी बनती जा रही है। हमारा काम ही रहेगा जब कभी हमको इस प्रकार से आंकड़े मिलेंगे तो हम इसको इस रूप में लाएंगे, मतलब यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है उस डिसकंटिन्यूटी को हमें कंटिन्यूटी में बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम यह प्रक्रिया लगाते हैं, दोनों के अपर लोअर का डिफरेंस लेते हैं, आधा करते हैं, लोअर से घटाते हैं, अपर में जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना है, ऐसे हमें बार बार इस तरह के आंकड़ों का उपयोग करना है जिससे कि हम कंटिन्यूअस डेटा पे काम कर सके। कंटिन्यूअस के लिए दोनों के बीच, कंटिन्यूअस का मतलब कहीं भी ब्रेक हुआ तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि हम प्रतिदिन आपको क्लास पढ़ाते हैं, हम प्रतिदिन नहीं पढ़ाते हैं, संडे कहाँ पढ़ाते हैं, किसी किसी बैच में सैटरडे छुट्टी होती है। ये कंटिन्यूटी नहीं है, क्लास में डिसकंटिन्यूअस है, रुक जाता है, बीच में रुक गई तो डिस्काउंट। कभी कोई कह दे कि हम कंटिन्यूअस क्लास देते हैं, कहाँ देते हैं यार, कभी नहीं देते हैं, हम बीच में रोक देते हैं। मैथमेटिकली आप कंटिन्यूअस क्लास नहीं पाते हैं, याद रखिएगा, ये दिमाग में रखिए। एक और चीज मुझे समझाना तो भी समझ लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं 0 to 9, ध्यान से 0 to 10, बस एक बात और मैं समझाता हूं, आज के लिए मैं इतना आपको स्पष्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा मेरे समय और दीजिए, अपना अमूल्य समय, आपके खाने पीने का वक्त हो रहा होगा, मेरा भी हो रहा है ठीक है, हालांकि इतनी जल्दबाजी कोई नहीं है, लेकिन समय देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे आप दोनों के लिए। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप हिंदी में क्या कह रहे हैं, बारंबारता। बारंबारता, मैं आपको बता दूं, बारंबारता मतलब जो बार बार आ रही वही बारंबारता है, वही फ्रीक्वेंसी है। मैं फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन आपको कर दूं कि फ्रीक्वेंसी मेनली दो प्रकार की होती है, जो बारंबारता होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, दो नहीं, ऐसे मैंने बोली। बारंबारता का एक और रूप होता है, मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा भैया, जो फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूं, ये जो मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 18 बच्चे हैं, 10 से 20 पाने वाले 12 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं 20 से 30 वाले, फिर 25 आया था ना, 25 बच्चे थे 30 से 40 वाले, और 40 से 50 थे जो है 15 बच्चे। हमने यहां पर देखिए लिखी है बारंबारता। बारंबारता का एक रूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, कुमुलेटिव। मैं कहीं पे लिख के समझा दूं तो फिर चीजें समझ में आएगी। ये यहां लिख रहा हूं, देखो फ्रीक्वेंसी जो है, जो बारंबारता है, बारंबारता है, इसका एक रूप होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये देखिए अंग्रेजी में लिख रहा हूं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, मैं इसको वहीं पे समझाऊंगा, ज्यादा समझ, बस यहाँ नाम आप लिख लीजिएगा कहीं नोट्स में कि बारंबारता जो होती है उसका एक रूप होता है संचयी बारंबारता। ये दो टाइप की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एलसीएफ, अभी वहीं समझाऊंगा, और एक होती है एमसीएफ। इस पर रिलेटेड प्रश्न बनता है, मतलब एक लेस देन कुमुलेटिव होता है, एक मोर देन होता है, दोनों का अर्थ समझिएगा, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इसको समझिए, मैंने कहा कि बारंबारता का एक रूप है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता भी दो प्रकार से आपको फेस करने को मिलेगी, एक एलसीएफ होगी, हाँ, और एक होगी एमसीएफ। एमसीएफ, एलसीएफ को कह दीजिए लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको कहेंगे मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते थे उसी तरह से है एलसीएफ और एमसीएफ, लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए, यहां पे देखिए इसका उपयोग अभी आपको समझाता हूं मैं। मैंने कहा 0 से 10 नंबर पाने वाले 18 बच्चे हैं, ओके। फिर क्या लिख रहा हूं, 10 से 20 पाने वाले 12 बच्चे हैं, 20 से 30 पाने वाले 30 हैं, 30 से 40 पाने वाले 25 है, और 40 से 50 पाने वाले 15। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी। अब मैं अगर एलसीएफ पढ़ रहा हूं तो एलसीएफ में मैं कहूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं जाऊंगा बड़े के पास। बड़े मतलब जो, जैसे हम इस क्लास इंटरवल में पहुंचे, बड़े के पास गए तो अपर कौन है, 10 है। मैं कहूंगा 10 से कम नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके। 10 से कम, जैसे मैंने लिखा 0 to 10, तो 0 to 10 में कितने बच्चे, 18। मैंने कहा 10 से कम, 10 से कम में कितने बच्चे होंगे, 18। कितने होंगे, 18। लिख करके देखिएगा और बताइएगा मुझे आप सभी लोग, 10 से कम बच्चे अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 18। मैं कह रहा हूं 20 से कम, अब आ जाइए दूसरे क्लास में,
कहिए 20 से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 20 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? तो आप कहोगे सर 20 से 10 पहले 12 हैं, और 20 से कम का मतलब भैया 20 से 0 होता है। 20 से कहां होता है? 0 होता है। तो 12 और 18 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे 30 से कम, तो 30 से कम मतलब 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, तो मतलब कुल मिला के 30 और जोड़ दीजिए तो 60 हो जाएंगे। फिर मैं कहूंगा 40 से कम पाने वाले, तो 40 से कम का मतलब 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, इसमें और जोड़ दीजिए 85 हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा 50 से कम नंबर पाने वाले, तो अंत में मैं कह दूंगा कि इसमें 15 और जोड़ दिए 100 हो गया। जो यहां पे आ रहा है वही सिग्मा आप है, मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता का योग है। ये जो आया है इसी को एलसीएफ कहते हैं। 60 में हम लोग ऐसे इसको करते हैं, कहते हैं कि इसको तो पहला यही लिख दीजिए, इसमें इसको जोड़ दीजिए ए मिल जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए ए मिल जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए ए मिल जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए ए मिल जाएगा। यही तरीका होता है। देखो 18, 18 12 30, 30 30 60, 60 25 85, और 85 और 15 क्या होता है? 100 होता है। एलसीएफ हो गया। एमसीएफ समझ लीजिए, जैसे हमने एलसीएफ के लिए जाके इसका अपर पकड़ा और कहा कि अंत तक कितने हैं, मतलब उससे कम पाने वाले कितने हैं, वैसे हम अगर एमसीएफ कर रहे हैं हम 0 पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे? 0 पे, मतलब लोअर पे जाएंगे। कहेंगे 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले कितने हैं, तो 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले कुल 100 बच्चे हैं। टोटल संख्या कितनी है? 100, लिख देंगे 100। फिर कहेंगे 10 से ज्यादा पाने वाले कितने हैं, तो 100 में से 18 घटा दीजिए, कितना आएगा? 82। तरीका देखते जाइएगा, 100 लिखा, 100 में से 18 घटा दे 82, 82। अब फिर कहूंगा मैं 20 से कम पाने वाले कितने हैं, 20 से ज्यादा पाने वाले कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा? 82 में से 60, 82 इसको घटाऊंगा। देखिए 100 में से 18 घटाया 82 हो गया, 82 से 12 घटा दीजिए तो 70 हो जाएगा, 70 से 30 घटा दें 40 हो जाएगा, 40 से 25 घटा दें 15 हो जाएगा। ये तरीका होता है एमसीएफ निकालने का। आपको समझना होगा इसी प्रोसेस को, इसी पैटर्न को, क्योंकि कभी कभी हमें, आमतौर पर हमें ज्यादा उपयोग इसी का नजर आएगा। इस तरह से दिया रहेगा, हमको ये बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी, बहुत बढ़िया रहता, हम लोग बना लेते इजिली, तो बनाना बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर आप समझेंगे एक बार प्रॉपर चीजों को। तो ये हो गया हमारा बारंबारता का भी एक प्रकार का रूप। तो मतलब मेनली मैंने आपको आज केवल और केवल एक लेक्चर में जो थ्योरी होती है वो समझाई है। कोई हम न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, किसी प्रकार का कोई हम टेक्निकल वर्क नहीं किए हैं, लेकिन उपयोगी बात किए हैं। और अगर आप शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें सुनी है तो आपको उपयोग समझ में आया होगा। तो हमने जैसे आपको बताया कि मेनली सांख्यिकी का जो उपयोग है वह एक एकल केंद्रीय मान प्रोवाइड करने का है, लेकिन किसको अंतर्गत? आंकड़ों के अंतर्गत। आंकड़ों का रूप बताया, आंकड़ों से रिलेटेड तथ्य बताए। मेन जो वर्क है वो इन तीनों से संबंधित